फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक। चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इंग्लिश के एग्जाम पैटर्न की, यानी इंग्लिश का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जैसा आपको पता है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए बी सी डी। सबसे पहले रीडिंग, फिर राइटिंग, इसके बाद ग्रामर और फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो चारों पार्टों को हम समझेंगे, इसे इस तरह क्यों डिवाइड किया गया है, इसी लेक्चर सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे। साथ ही जो भी हमारे इसके अंदर कंटेंट्स हैं, यानी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेसन होगा। फर्स्ट लेसन का हमारा नाम क्या है, टाइटल क्या है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये क्या है, पोएम है। और जितने भी पोएम्स हैं आपके बुक के अंदर, दो चीज आपको ध्यान रखना है, सबका टाइटल यानी उनका नाम क्या है वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड, पोएट क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारी फर्स्ट पोएम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, और ये टाइटल हो गया। इसके राइटर क्या है, एनोनिमस, यानी ये अज्ञात है, पता नहीं है किसके द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा जितने भी पोएम्स हैं, इन द कंट्री, वंडरफुल वर्ल्ड, द हिल टॉप टेम्पल, इस तरह की जितनी भी पोएम्स हैं इनके सबके राइटर्स हैं, पोएट हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के अलावा पैसेज आते हैं और उनमें आपको इस तरह के आंसर दिए जाते हैं कि ये जो स्टैंजा लिया गया है, ये जो पैसेज लिया गया है, ये किस पोएम से लिया गया है, क्या नाम है, पोएट का क्या नाम है। साथ ही इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, यानी समानार्थी और विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो कुछ संभावित शब्द होते हैं, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जाता है। तो उन चीजों को भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ ही किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाने की संभावना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, टाइटल लिखते समय एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पेपर में टाइटल पूछा जाता है तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जितने भी इसके वर्ड हैं, इसमें हमने फर्स्ट लेटर को क्या किया है, कैपिटल किया है। लेकिन कई बार हम इस्तेमाल कर देते हैं सिर्फ फर्स्ट को, पूरे जो हमारा टाइटल है सिर्फ एक ही वर्ड को हम कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सबको इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन टाइटल देते समय आपको ऐसा नहीं करना है। ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर बीच में कोई कंजक्शन आता है, प्रीपोजिशन आता है, उसे छोड़ के, जैसे यहाँ टीच का टी कैपिटल है, मी का एम कैपिटल है, यहाँ प्रीपोजिशन है इसलिए इसे स्मॉल लिखा गया है, लिसन का एल कैपिटल है और लॉर्ड का भी एल कैपिटल है। तो इन चीजों का आपको अच्छा खासा ख्याल रखना है। तो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। हिंदी में इसका मीनिंग है कि वो जो हमारे सबसे करीब हैं, हु आर अवर नियरेस्ट, यानी जो हमारे सबसे करीब हैं, जो हमारे सबसे करीबी या नजदीक हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या संदेश देते हैं। तो पोएम के अकॉर्डिंग जो हमारे सबसे करीब हैं, जो हमारे सबसे नजदीक हैं, वो हमें यह संदेश देते हैं कि हमें उन्हें सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनना चाहिए, और वो जैसे हैं वैसे उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एक वर्ड यहां पर आप देख रहे हैं लिसन, इसका ही सिनोनिम्स होता है हियर। लेकिन लिसन और हियर दोनों की मीनिंग सेम होते हुए भी, हिंदी मीनिंग सेम होते हुए भी ये डिफरेंट होते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक किसी चीज को नहीं सुनते हैं उसे हियर बोला जाता है, और किसी चीज को ध्यानपूर्वक जब हम सुनते हैं उसे लिसन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसका आपसे सिनोनिम्स लिसन का पूछ ले तो हियर होता है, यानी सुनना होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसे अब आंसर करते हैं, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, वो हमें क्या संदेश देते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, लिसन एंड एक्सेप्ट। तो क्या चाहते हैं कि उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, यानी लिसन करें, और एक्सेप्ट करें, उन्हें स्वीकार करें। तो इन्हीं दो वर्ड से आपको बनाना है, बाकी पार्ट आपको क्वेश्चन से ही लेने हैं। तो हु आर अवर नियरेस्ट, इसको हम दे में लिख लेंगे, प्रोनाउन में चेंज कर लेंगे, ये हमारा नया सब्जेक्ट होगा। तो यहां हो जाएगा दे give us the message वो हमें संदेश देते हैं that कि they must be listened and accepted as they are।
यहां ध्यान रखिएगा एज दे आर जो है वो आप नहीं ऐड करेंगे, फिर भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर आप ये ऐड करते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाता है, ज्यादा सटीक हो जाता है। तो क्या मैसेज देते हैं? दे गिव अस द मैसेज, क्या मैसेज देते हैं? दैट दे मस्ट बी लिसन्ड एंड एक्सेप्टेड एज दे आर, यानी वो जैसे हैं उन्हें उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए और उन्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, वो कौन से लोग हैं जो हमसे दूर हैं? तो पोएम के अकॉर्डिंग तीन तरह के लोग, द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्जियस्ट। होपलेस यानी जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, आशाहीन व्यक्ति। द फॉरगॉटन यानी हमारे द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा जिन लोगों को भुला दिया गया है, फॉरगॉटन यानी विस्मृत। और एंग्जियस्ट यानी प्रताड़ित लोग, पीड़ित लोग, जो पीड़ा में हैं, वो ये तीन तरह के ऐसे लोग हैं जो हमसे काफी दूर होते हैं। तो आइए इसे आंसर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। तो कौन कौन से लोग हमने आपको बताया? द होपलेस, द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्जियस्ट पीपल आर far from us। द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्जियस्ट। एंग्जियस्ट का मतलब होता है प्रताड़ित या पीड़ित, फॉरगॉटन का मतलब विस्मृत, जिसे भुलाया जा चुका है, और होपलेस का मतलब होता है आशाहीन यानी निराश लोग। तो ऐसे लोग क्या हैं? फार फ्रॉम अस, ऐसे लोग हमसे दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? whom does the poet wish to trust, यानी कभी किस पर विश्वास करने की इच्छा रखता है, किस पर विश्वास करना चाहता है। तो एक चीज आपने कई बार सुनी होगी कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करनी चाहिए, हमें अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना चाहिए। तो पोएट भी क्या चाहता है? वो भी चाहता है अपनी इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना चाहता है, राइट। तो इसमें द पोएट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो इसे हम सबसे पहले लेके आएंगे। द पोएट wants to trust our inner voice। कब किस पर विश्वास करना चाहता है? द पोएट वॉन्ट्स टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, हमारी अंदर की आवाज, या जिसे हम बोलते हैं हमारी अंतर आत्मा की आवाज, या इसी को हम बोलते हैं द वॉइस ऑफ इनसाइड, द वॉइस ऑफ इनसाइड। तो इस तरह ये तीन क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया। अब इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को भी आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, कि इस लेसन से कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कभी ईश्वर की आवाज को कब सुनना चाहता है, कब कब सुनना चाहता है। तो पोएम के अकॉर्डिंग पोएट जो है कभी जो है वो ईश्वर की आवाज को लगभग हर जगह सुनना चाहता हो, चाहे वो व्यस्त हो या फिर उकताहट में हो, बोर हो रहा हो, वो किसी चीज को लेकर निश्चितता में हो या किसी शंका में हो, वो कोलाहलपूर्ण या माहौल में हो या शांतिपूर्ण माहौल में हो, हर जगह वो ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। तो आइए इसे फ्रेम करते हैं। व्हेन डज द पोएट, द पोएट हमारा सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले आएगा, तो द पोएट The poet wants to listen to the voice of God। अब कहां सुनना चाहता है? तो सबसे पहले जो पोएट ने बोला वो बोलता है इन बिजनेस,
यहाँ बिजीनेस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस और बिजीनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो बिजीनेस है वो क्या, इसका मतलब क्या है, व्यस्तता, बिजीनेस व्यस्तता, और वो बिजनेस दूसरा होता है जो व्यापार होता है। इन बिजनेस एंड इन बोर्डम। इसके बाद पहले तो हो गया इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इसके बाद इन सर्टेनिटी, यानी निश्चितता में, एंड इन डाउट। वो अपनी व्यस्तता में भी ईश्वर को सुनना चाहता है, अपनी उकताहट यानी बोर्डम में भी वो ईश्वर को सुनना चाहता है, साथ ही इन सर्टेनिटी निश्चितता में, एंड इन डाउट और शंका में, यानी निश्चितता और शंका में भी वो ईश्वर को ही सुनना चाहता है। इसके अलावा और कहां वो सुनना चाहता है, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, यानी कभी द पोएट वांट्स टू लिसन द वॉइस इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइज एंड इन साइलेंस। हर जगह वो ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन द वॉइसेस, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, यानी पूरी पोएम में जो कवि है वो सभी आवाजों को किस क्रम में सुनना चाहता है, क्या आपको इसमें कोई सार्थकता नजर आती है। In what order does the poet wish to listen the voices? Do you find any significance in that? तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि कवि किस तरह, सबसे पहले कवि क्या सुनना चाहता है। तो फर्स्ट, सबसे पहले कवि सुनना चाहता है अपने पास के करीबियों को। फर्स्ट द पोएट वांट टू लिसन द नियरेस्ट पीपल। इसके बाद ऐसे लोगों को सुनना चाहता है जो हमसे दूर हैं। इसके बाद अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतर आत्मा को सुनना चाहता है, और एंड में लास्टली वो गॉड की वॉइस को सुनना चाहता है। ये इसका क्रम है। अब इस क्रम में वो करना क्या चाहता है भाई, इसका सार्थकता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इस क्रम में आवाज को सुनना चाहता है, इसका अर्थ ये है कि वो सबसे पहले कम डिफिकल्टी से शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि कम डिफिकल्ट, गॉड की वॉइस को सुनना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, तो कम डिफिकल्टी से ज्यादा डिफिकल्टी की ओर मूव करना चाहता है। साथ ही इस तरह वो अपने सेल्वेशन को फिक्स करना चाहता है, यानी अपनी वो मुक्ति को भी पाना चाहता है, इसलिए इस तरह की आवाज वो सुनना चाहता है। तो आइए इसे हम आंसर करते हैं। फर्स्ट द पोएट wants to listen nearest people। सबसे पहले वो अपनी करीबी लोगों को सुनना चाहता है। देन he wants to listen, सबसे करीबी लोगों को सुन चुका, अब किसे सुनना चाहता है। then he wants to listen those who are far from us, यानी जो लोग हमसे दूर हैं वो उन लोगों को सुनना चाहता है। देन द इनर वॉइस, फिर वो अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहता है। एंड लास्टली टू द वॉइस ऑफ गॉड, एंड लास्टली the voice, and lastly to the voice of God। तो इस क्रम में कवि सारी आवाजों को सुनना चाहता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइए वो देख लेते हैं, इसकी सार्थकता
क्या है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट को हमने आंसर कर लिया, दूसरा डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, क्या आपको इसमें कोई सार्थकता नजर आती है। तो हाँ, इसमें सार्थकता नजर आती है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे इस पैराग्राफ को चेंज करके, इस लाइन को छोड़ के, दिस ऑर्डर इज डेफिनेटली सिग्निफिकेंट यानी निश्चित ही यह क्रम सार्थक है। क्यों सार्थक है, अब यह भी तो बताना पड़ेगा। तो बिकॉज इट बिगिंस फ्रॉम, बिकॉज इट बिगिंस फ्रॉम least difficult to most difficult। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन था, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन द वॉइसेस, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट। इसका हमने आंसर लिखा, फर्स्ट द पोएट वांट्स टू लिसन टू द नियरेस्ट पीपल, देन ही वांट्स टू लिसन दोज हु आर फार फ्रॉम अस, देन द इनर वॉइस एंड लास्टली टू द वॉइस ऑफ गॉड। यानी इस क्रम में कभी इस आवाजों को सुनना चाहता है। सेकंड पार्ट क्या था, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, yes, this order is definitely significant because it begins from least difficult to most difficult। तो इस तरह हमने 5 क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट कर लिए, 3 और बचते हैं जो कि काफी छोटे हैं, तो आइए उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन एंड द एंग्जियस वांट टू टेल अस। द फॉरगॉटन, द होपलेस एंड द एंग्जियस यानी विस्मृत लोग, निराश लोग और जो प्रताड़ित पीड़ित लोग हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमें अपने कष्ट के बारे में, अपने सफरिंग और प्ली के बारे में बताना चाहते हैं, तो इसी को हमें आंसर करना है। द होपलेस, द फॉरगॉटन and the anxious want to tell us about their suffering and plea। वो अपने सफरिंग और प्ली यानी अपने संघर्ष और अपने कष्ट के बारे में हमें बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। यानी किसी को अंतर आत्मा की आवाज किस प्रकार सहायक हो सकती है। तो अंतर आत्मा की आवाज हमें क्या करती है, हमें चेतावनी देती है। सिंफुल यानी पाप वाले कार्यों के लिए हमें चेतावनी देती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वो हमें सिंफुल एक्ट से बचाती है। साथ ही हमें वो हौसला भी देती है। कई बार हम जब कमजोर होने लगते हैं तो वो हमारी मदद करती है, घबराने नहीं देती है, हमें अंदर से हौसला देती है। तो इसे हम लिखेंगे, इनर वॉइस वार्न्स अस अगेंस्ट सिंफुल डीड। जो हमारी इनर वॉइस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, हमें सिंफुल डीड यानी पाप वाले कार्यों के प्रति क्या करती है, चेतावनी देती है, वार्निंग देती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही एंड हेल्प इन मेकिंग sinless and less afraid। इनर वॉइस क्या करती है, इनर वॉइस वांट्स अस अगेंस्ट सिंफुल डीड यानी
पाप वाले कार्यों के प्रति हमें चेतावनी देती है कि हमें ऐसा नहीं करती है, और ऐसा करके एंड हेल्प इन मेकिंग सिनलेस एंड लेस अफ्रेड, हमें पाप मुक्त बनाने में और कम भयभीत होने में हमारी मदद करती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, यानी कविता का जो व्यापक भाव क्या है, कविता का व्यापक भाव क्या है। तो कविता का जो व्यापक भाव है, पूरी कविता का व्याप्त भाव मनोभाव है, वो है ईश्वर और मानवता के प्रति लव केयर एंड डिवोशन, यानी प्रेम, चिंता और समर्पण ही संपूर्ण कविता का मुख्य भाव है। तो इसे हम लिखेंगे द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम is love, care and devotion। यहां डिवोशन ध्यान रखिए, डिवोर्सन नहीं है, डिवोशन है, वो डिवोर्स अलग चीज होता है, डिवोशन यानी समर्पण होता है। तो लव, केयर एंड डिवोशन किसके प्रति, टू द ह्यूमैनिटी एंड गॉड, ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम, चिंता और समर्पण का भाव है। कौन सा भाव, प्रेम, चिंता और समर्पण का ईश्वर और मानवता के प्रति पूरी कविता का जो ओवरऑल मूड है, पूरा व्याप्त मनोभाव है। तो ये था आज का वीडियो। इसके अंदर हमने फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।